अस्सलाम वालेकुम। आज के एक न्यू लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। आई एम सॉरी, थोड़ी सी लाइट यहाँ पर कम है। यूपीएस चल रहा है एक्चुअली, ये वाली लाइट नहीं चलेगी। ओके, आई एम सॉरी। थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आपको डार्कनेस जो आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। एएस सोशियोलॉजी हमारा ये आई थिंक फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, और फोर्थ है, हाँ ये फोर्थ होगा। ठीक है, जिसमें हमने मार्क्सिज्म डिस्कस करना है। लास्ट लास्ट में हमने फंक्शनलिज्म डिस्कस किया था। ठीक है, और आई एम सॉरी यार, थोड़ा थका थका सा लग रहा हूँ। ओके, हमारा इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिज्म को। ठीक है, देखें जी, मार्क्सिज्म की जो थ्योरी होती है वो भी एक्चुअल में स्ट्रक्चरलिज्म से निकली है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी होती है। स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी का मतलब ये होता है कि ये थ्योरी भी कहती है इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली स्ट्रक्चरल फोर्सेस इंसान से चहवाती हैं, गलत वर्ड यूज़ कर लिया, माफ एक्चुअल में जो स्ट्रक्चरल फोर्सेस होती हैं वो इंसान को इन्फोर्स करती हैं। वो ऐसे इन्फोर्स करती हैं कि इंसान उस पर्टिकुलर वे में एक्ट करता है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, ये लोग भी, मार्क्सिस्ट भी डिटर्मिनिज्म पर बिलीव रखते हैं। डिटर्मिनिज्म पे बिलीव रखने का मतलब ये है कि आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि सोसाइटी के अंदर, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं हमसे, कि सोसाइटी के अंदर इंसान के चाहने से कुछ नहीं हो रहा, इंसान की चाहत से कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअल में कुछ स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं इंसान के पीछे। इंसान के पीछे कुछ स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं जो इंसान को मजबूर कर रही हैं पर्टिकुलर वे में एक्ट करने के हवाले से। जब मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ स्ट्रक्चरल फोर्सेस इंसान को मजबूर कर रही हैं किसी पर्टिकुलर वे में एक्ट करने के लिए, तो ये स्ट्रक्चरल फोर्सेस इंसान से अच्छा काम भी करा सकती हैं, बुरा काम भी करवा सकती हैं। ठीक है, फंक्शनलिज्म के नज़दीक ये इंसान से अच्छा काम करवाती हैं, बट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट दीज फोर्सेस आर कंसिडर्ड एज अ कैपिटलिस्ट फोर्सेस। क्या कहते हैं इसको? कैपिटलिस्ट फोर्सेस। ये कैपिटलिज्म इंसान को मजबूर कर रहा है कि वो जो है इंसान एक्सप्लॉइट होता रहे, कभी भी क्लास कॉन्शियसनेस गेन ना कर सके। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ ऐसा लग रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोग भी सो गए होंगे इस चक्कर में, चलो जाग जाते हैं। ओके, आई एम सॉरी। ओके, अल्लाह ताला के नाम से दोबारा स्टार्ट करते हैं। मार्क्सिस्ट जो बिलीव करते हैं जिस आइडिया को, उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। क्या कहते हैं बेटा? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? कहता है कि सोसाइटी का जो आइडिया, जो बेस है, इकोनॉमिक बेस है, सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की जो बेस है, इसको वो कहता है क्या? इसको मार्क्सिज्म कहता है आपकी इकोनॉमिक बेस। और ये इकोनॉमिक बेस जो सोशल इंस्टीट्यूशन रन करता है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम एक बहुत सिंपल सा नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं वर्क प्लेस का। और वर्क प्लेस कंट्रोल है कैपिटलिस्ट के हाथों में। अच्छा, जैसे कि फंक्शनलिस्ट सबसिस्टम थ्योरी पे बिलीव करते हैं। सबसिस्टम कहते हैं ये चार सबसिस्टम होते हैं: इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और फैमिली जो होता है। इसी तरह से मार्क्सिज्म कहता है ये पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक बेस पे डिपेंडेंट है। फंक्शनलिज्म सारे सबसिस्टम को इक्वल स्टेटस देता है, लेकिन मार्क्सिज्म ऐसा नहीं करता। मार्क्सिज्म कहता है इकोनॉमिक बेस जो होती है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को डेवलप करती है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है? ऑल द सबसिस्टम, सॉरी, all the social institutions, all the ideological superstructure institutions are dependent on this economic base. Ideological superstructure क्या है? सारे social institutions, family, education, media, religion, ये सारे social institutions क्या हैं? ये सारे के सारे social institutions क्या हैं? ये ideological superstructure का पार्ट है। ठीक है, ये चूंकि आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर? सोसाइटी में एक बहुत सिंपल सा फिनोमेना ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या करेगा, समझिएगा, कि ये आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर डिपेंडेंट हो जाएगा किसके? ये आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर डिपेंडेंट हो जाएगा इकोनॉमिक बेस का, यानी कि कैपिटलिज्म का डिपेंडेंट हो जाएगा, कैपिटलिस्ट का डिपेंडेंट हो जाएगा। कैपिटलिस्ट जैसे चाहेगा इन सोशल इंस्टीट्यूशन को रन करना, वैसे सोशल इंस्टीट्यूशन रन होंगे। एक्चुअल में जो मार्क्सिस्ट की थ्योरी है वो बेस करती है क्लास कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? So there are two classes within the society. Number one, bourgeoisie, and number two, proletariat.
बुर्जियाजी इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटलिस्ट क्लास, एज अ कंट्रोलिंग क्लास, एज अ ये ऐसी क्लास जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मींस ऑफ प्रोडक्शन ओन करती है। एंड जो प्रोलेटारिएट है, प्रोलेटारिएट एक्चुअल के अंदर वो क्लास है जो सोसाइटी के अंदर एक्सप्लॉइट हो रही है, ऑप्रेस्ड क्लास कंसिडर की जाती है, जिनके राइट्स को ऑप्रेस किया जाता है, जिनको प्रॉफिट्स में से कोई शेयर नहीं दिया जाता, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट जो है कैपिटलिस्ट क्या करता है, सारा प्रॉफिट खुद रख लेता है। क्या करता है, लेट्स सपोज एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं दूं, एक वर्कर है और आप कैपिटलिस्ट हैं, लेट्स होगा क्या, आपने वर्कर को अपॉइंट किया, आपने कहा भाई तो मैं तुम्हें दिहाड़ी दूंगा 500 रुपये, ठीक है। आपका अप्रॉक्सीमेट था कि लेट सपोज, या फिर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 10 यूनिट बनाता है वो, ठीक है। अगर वो जो 12 यूनिट बनाएगा उसको आप प्रॉफिट में तो पार्ट नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि प्रॉफिट की जो शेयरिंग है वो मार्क्सिस्ट इस चीज़ को कहता है कि भाई प्रॉफिट की शेयरिंग जो क्लास काम कर रही है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से कहता है सोसाइटी इज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, सही है। यानी कि आपकी वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मल्टीपल मीन्स के थ्रू, सही है। बहुत सारे तरीकों से आपकी कैपिटलिस्ट क्लास को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जब उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई अच्छा अब वो क्यों एक्सप्लॉइट होते हैं, रीज़न क्या है। एक्सप्लॉइट होने की सबसे बड़ी वजह उनके पास ये होती है कि उनके पास दे आर डिपेंडेंट ऑन द कैपिटलिस्ट। ये सारे जो लोग होते हैं, ये सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं कैपिटलिस्ट पे। क्योंकि ये लोग कैपिटलिस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये और कैपिटलिस्ट क्या करता है, वो जो प्रॉफिट कमा रहा होता है उसको मल्टीप्लाई करता चला जाता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी मल्टीप्लाई होती चली जाती है। सोसाइटी की रूलिंग क्लास और ऑप्रेस करना शुरू हो जाती है और कंट्रोलिंग में आ जाती है, पोजीशन में आ जाती है, और वर्किंग क्लास और ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमारे पास मार्क्सिज्म के अंदर जो बड़े सोशियोलॉजिस्ट आते हैं, हम थोड़ा उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास अल्थूजर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोशियोलॉजिस्ट इन द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब क्या है कि वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के हवाले से, और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के हवाले से जो है वो इसलिए वो क्या कहता है, असल में मेरे पास मैसेजेस भी यहाँ पे आ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अल्थूजर ने जो थ्योरी दी थी वो थी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की थ्योरी। एक सेकेंड, अच्छा जी, तो अब क्या होता है, अल्थूजर ने आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की थ्योरी दी, और रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस की थ्योरी भी आती है इसमें। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का मतलब क्या है, सोसाइटी के जो आइडियोलॉजिकल सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, मीडिया हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन एक्चुअली कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। इनका काम है इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव को जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसके साथ कंफर्म रखना, ताकि कोई भी सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन ना आ सके, सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। देखो एक्चुअली मार्क्सिस्ट जो हैं वो सोशल चेंज चाहते हैं, वो रेवोल्यूशन चाहते हैं, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आ जाए, सही है। वो इक्वालिटी बेस्ड रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं। जब वो इक्वालिटी बेस्ड रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनको लगता है ये आइडियोलॉजिकल सोशल इंस्टीट्यूशन एक्चुअल के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मार्क्सिस्ट के फैमिली के पर्सपेक्टिव के हवाले से, कि भाई अल्थूजर जो क्या कहता है कि भाई फैमिली इज अ पार्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, द मेन फंक्शन ऑफ फैमिली इज टू सपोर्ट द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। इसके साथ साथ फैमिली जो है एक स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम करती है अगेंस्ट एनी रेवोल्यूशन। यानी कि फैमिली क्या करती है कि वो किसी भी तरीके की आपको अपने प्राइवेटाइज फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, आपको अपने फैमिली की चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा उलझा के रखता है कि कभी भी आप किसी चेंज या रेवोल्यूशन की बात ही नहीं करते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास जर्ड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है हमारे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के हवाले से, जिसने आपका टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर वाली अप्रोच दी थी कि भाई जितने भी आपके एडवर्टाइजर्स होते हैं जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका टारगेट फैमिली होता है, क्योंकि जब वो फैमिली को हिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी यानी कि जब एक ब्रांड एक कैपिटलिस्ट प्रोडक्ट जो होती है जब एक फैमिली का पार्ट बन जाती है तो ऑटोमेटिकली जो कैपिटलिस्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास समझ में आती है वो ये आती है इसके अंदर, एंजल्स की अप्रोच इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे मेजर सोशियोलॉजिस्ट हैं हमारे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, जिनको क्या कहा जाता है। थैंक यू, लाइट आ गई यार, गुड ग्रेट। अच्छा, अब ज़बरदस्त क्या सीन समझ में आता है, वो ये आता है कि हमारे पास जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में एक चीज़ समझ में आती है वो ये आती है कि हमारे चीज़ों के अंदर क्या कह रहा था मैं, हाँ, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो एक बात कहते हैं कि एक्चुअली देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ क्लास इनइक्वालिटी ओवर द जेंडर इनइक्वालिटी।
यानी कि एज मेल इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक रोल और इंस्ट्रूमेंटल रोल विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर, द मेल बिकम कैपिटलिस्ट, ओके, एंड द फैमिली फीमेल इज परफॉर्मिंग द डोमेस्टिक लेबर और अनपेड लेबर जॉब, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो फीमेल है वो ऑप्रेस क्लास या फिर आप कह सकते हैं वर्किंग क्लास से, तो मेल अपनी जो एबिलिटी होती है पैसे अर्न, जो कैपिटलिज्म एज अ कैपिटलिस्ट जो उसकी एबिलिटी होती है उसको वो यूटिलाइज करता है। जब उसको यूटिलाइज करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सोसाइटी जो फैमिली के अंदर इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, और फैमिली जो है इसी तरीके से एज मेल इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक रोल विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर एंड द फीमेल इज परफॉर्मिंग डोमेस्टिक लेबर जॉब, इट मीन्स द फैमिली इज सपोर्टिंग द कैपिटलिज्म विद इन द सोसाइटी। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर कि रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, यानी कि मार्क्सिस्ट जो हैं वो फीमेल्स को कंसिडर करते हैं एज अ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, जब कैपिटलिस्ट को ज़रूरत होगी तो आप इनको भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो मार्क्सिस्ट हैं वो एक्चुअली उनके बहुत सारे एजुकेशन के हवाले से भी वो यही कहते हैं कि इज़ अ पार्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट मीन्स ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि कैपिटलिस्ट उनको लगता है ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस आर डेवलपिंग द कल्चर ऑफ द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का कल्चर क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर ऑप्रेस क्लास रूलिंग क्लास रूल करती रहे और ऑप्रेस क्लास ऑप्रेस होती रहे, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी सर्टेन रहे। मार्क्सिस्ट हमेशा स्टेबिलिटी को अपोज करते हैं, मार्क्सिस्ट के नज़दीक स्टेबिलिटी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। क्यों स्टेबिलिटी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि स्टेबिलिटी से होता क्या है, सोसाइटी की वर्किंग क्लास में रहती है और रूलिंग क्लास में रहती है, और ये सोसाइटी में जो गैप होता है ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसीलिए मार्क्सिस्ट चाहते हैं कि एक रेवोल्यूशन फॉर द इक्वालिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं सोसाइटी में एक ऐसा रेवोल्यूशन आए जो चीज़ों को इक्वलाइज कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे समझ में आती है। आई होप देयर इज एनी प्रॉब्लम आप मुझे ज़रूर बताइएगा, व्हाट्सएप पे मुझे कर सकते हैं, जूम की क्लास के लिए आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको जूम की क्लास में भी ऐड ऑन कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आई होप मार्क्सिज्म समझ में आ गया होगा। इसके अलावा पेज नंबर 69 और 73 ऑफ द P1 पेपर 1 के सैम्पल आंसर्स हैं इसके आपके मार्क्सिज्म के, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो फंक्शनलिज्म वाला सैम्पल आंसर पेपर 2 का है उसके अंदर भी मार्क्सिज्म ठीक ठाक दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पेपर 2 के अंदर भी इसकी डिटेल्स हैं और पेपर 1 के अंदर भी इसकी डिटेल्स मौजूद हैं काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से। कोई भी चीज़ मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।